कल जलवायु शब्द का मतलब आप समझ चुके थे, है ना। जलवायु का या मानसून का आगमन कैसे होता है, किस तरीके से मानसून प्रवेश करती है, दक्षिणी पश्चिम से क्यों प्रवेश करती है, उसको प्रवेश करने के पीछे का कारण क्या है, हवाएं ऊपरी क्यों उठती हैं, दाहिने ओर क्यों मुड़ती हैं, सारे कारण आप सबको बता दिए गए थे। बता देंगे, चिंता मत करो, क्या चिंता कर रहे हो। क्या दक्षिण से जाती है? वो तो क्वेश्चन छोड़ा था ना मैं, तो वो तो मैं क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया था ना। दक्षिण पश्चिम से उसके प्रवेश करती है। समझ नहीं आया? कौन सा नशा करके बैठे थे चेतना? सस्ता नशा। चलिए, ओपन होने दीजिए। मैप ले लेते हैं, आपका मैप भी आ गया। ठीक, चलिए। तो कल अपन क्या पढ़ते भाई? छत्तीसगढ़ बताइए। यहाँ तो हमारा छत्तीसगढ़ स्थापित है ना, छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पे स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ कौन सी खाड़ी के पास में? बंगाल की खाड़ी की अरब खाड़ी? बंगाल खाड़ी। कौन सागर? बे ऑफ बंगाल के पास में है। क्लियर हो कितनी बातें? फिर हम बोलते कि यहाँ सर भूमध्य रेखा गुजर रही है, तो भूमध्य रेखा से जब भी आपका ताप पड़ता है तो जो भी वायु ऊपर उठती है वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में ऊपर उठते साथ कहाँ मुड़ जाती है? दाहिने ओर मुड़ जाती है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर उठते साथ बाएं ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? बाएं ओर। मूर्ति क्यों है तो बताए थे, कोरियोलिस बल के कारण मूर्ति है। ये बता दिए थे मूर्ति क्यों है तो कोरियोलिस बल कारण। फिर कोरियोलिस बल क्यों पैदा होता है तो बताया था कि पृथ्वी में जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान कारण क्या, उसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी इतनी बड़ी घूमती है, जब पृथ्वी ऐसे से ऐसे घूम रही है तो उसमें चलने वाला वायु कैसे घूमेगा? उसकी दिशा में ही। तो इसलिए देखिए पश्चिम से किधर घूम रही है? सब चीजें पूर्व की ओर। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर हो गई? ये हो गया आपको समझने के लिए बेसिक चीजें। बाकी और छोटे छोटे फैक्टर काम करते हैं उसको छोड़ करके। ठीक, ये हम देख लिए थे कि इसी कारण से सर जैसे यहाँ से वायु उठती है तो इस दिशा से प्रवेश करती है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए भारत में मानसून का आगमन किस दिशा से होता है तो कौन दिशा से? दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है सर, आपको देख लिए थे यहाँ पे, है ना। चलिए, मगर दक्षिण पश्चिम से होता है, मगर हमको 90% वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से। किस शाखा से? बंगाल खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। ठीक हो गई बातें? तो मैं क्वेश्चन बोलता कि जब यहाँ से भी उठ रही है तो सीधा से निकल जाना चाहिए, ये ऐसे अंदर क्यों जा रही है? ये क्वेश्चन कल छोड़े थे लास्ट में, क्यों हो रहा है बताइए ऐसा? तो समझ लीजिए उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट से क्यों वही आंसर है। सर यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बातें? सर अगर यहाँ पे पृथ्वी हमारा माने हमारा भारत जो है, इसकी जो मुख्य भूमि है, अगर ये गर्म हो जाएगा, क्लियर हो गई बातें, तो यह गर्म होने से क्या बनेगा? लो प्रेशर जोन कि हाई प्रेशर जोन? बताओ। पृथ्वी हमारा भारत जब गर्म हो गया, मेन भूमि भूखंड गर्म हो गया, तो कौन सा जोन बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र? हाँ, उच्च दाब का क्षेत्र। कितने लोग उच्च दाब वाले हाथ उठाएंगे एक बार, और कितने लोग निम्न दाब वाले वो हाथ उठाओ। कुछ लोग कुछ नहीं हो, बाकी लोग कुछ नहीं हो। कल का सब पढ़ा हुआ बंटाधार कर दियो तुम लोग तो। चलो समझ लो जीरो से, सब पढ़ा पढ़ा के थक गए भैया। इन लोगों को बताओ, ये नहीं पता, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जैक्ट आंसर यही पूछा है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, सब गायब। अगर ये जमीन का टुकड़ा है और भैया यहाँ पे ये पानी है, क्लियर हो गई बातें। और यहाँ पे सूर्य भगवान को मैं चालू कर दिया हूँ, सन जी को चालू कर दिया, दोनों की रोशनी इस पे भैया पड़ रही है। तो ज़्यादा गर्म कौन होगा? जमीन गर्म होगा कि जल गर्म होगा? क्या होगा? जमीन या जल? जमीन ज़्यादा गर्म होगा। तो ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है? लो प्रेशर जोन बनता है कि हाई प्रेशर जोन बनता है? निम्न दाब का क्षेत्र कि उच्च दाब का क्षेत्र? हाँ, कुछ आंसर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, फिर बताना भी, गधों की कमी नहीं मेरे क्लास में। बताइए एक ही दिन में सब कॉन्सेप्ट को हाँ हाँ बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। अब मैं भैया यहाँ से नीचे गैस का चूल्हा जला दिया हूँ और अच्छे समझा देते हैं, बर्नर ऑन कर दिया हूँ, यहाँ से भाई ताप बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ? यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले इसकी वायु दाब था यहाँ पर पूरा। वायु दाब मतलब हमारे चारों तरफ जितनी वायु है वो कुछ न कुछ तो दबाव हम पे डाल रही होगी, है कि नहीं?
जिस भी चीज में द्रव्यमान होगा वो दबाव डालेगी कि नहीं डालेगी। जैसे बताइए, एक सिलेंडर है खाली, क्लियर हो गई बातें, और एक सिलेंडर भाई भरी हुई, ये खाली वाली है, ये भरी हुई है, कौन ज्यादा आपको, ये भरी हुई है, कौन ज्यादा आपको वजनदार लगेगी, कौन भारी लगेगी आपको, क्यों लगेगी, क्या भरा हुआ है। तो गैस का कुछ दबाव होता है, क्यों होता है दबाव, क्योंकि उसका कोई द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है। सब जीरो है, साइंस में सब जीरो है तुम लोग का। दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। M4 मास, मास मने द्रव्यमान, क्लियर हो गई बातें। फोर्स का परिभाषा क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन को छोड़ दो, कोई गति नहीं करवा रहे हो, तो फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब जिसमें भी द्रव्यमान है वो भाई उसमें जितना द्रव्यमान होगा उतना उसमें फोर्स होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस बोतल से फेंक के मारूं आपको और ये पूरा पोडियम उठा के फेंक के मार दूं, किससे ज्यादा चोट लगेगा, क्यों, कि उसका मास ज्यादा है, जितना मास उतना ज्यादा फोर्स वो आपके ऊपर जनरेट करेगा। साइंस पढ़ाना पड़ रहा है, बताओ ज्योग्राफी क्लास में, समझ में आ गया बात ना। मास ज्यादा तो क्या ज्यादा होगा, फोर्स, और मतलब मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और प्रेशर इक्वल टू होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर फोर्स है तो जिस निश्चित एरिया पे फोर्स लगा रहा है वहां पे क्या पड़ेगा, प्रेशर। क्लियर हो गई बात है। जैसे अगर ये है, इसको बोतल उठा लिया मैं, ये मेरे हथेली निश्चित क्षेत्रफल है, इस पे मैं इसको रख दिया, तो इसमें मास इसलिए इसमें क्या है, मास इसलिए इसमें क्या है, फोर्स है, और फोर्स एक निश्चित क्षेत्रफल लग रहा है मेरे हथेली के निश्चित क्षेत्रफल पर। तो ये जो फोर्स या इसका जो मास है वो मेरे निश्चित हथेली के क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो क्या मेरे हाथ में नीचे की ओर प्रेशर डाल रहा है, क्या वो प्रेशर डाल रहा है, क्या वो दबाव डाल रहा है। चलो इतना तो पता है तुम लोग को, चलो इतना ही सीख के बहुत काफ़ी है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, अब आप घर जा सकते हैं। इसका मतलब है जिसमें भी द्रव्यमान होगा उसमें होगा फोर्स, उसमें होगा प्रेशर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात, ठीक है। अब बताओ कि सर द्रव्यमान था किसमें, तो वायु में बोल रहा हूँ, वायु, ये जो वायु है बताइए। अगर मैं आपको यहाँ पे चाय बना रहा हूँ और क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो चाय बनाते हैं। ठीक है भैया, चलिए ऑन कर देते हैं हम लोग, है ना, ये ऑन, आग निकल रहा है, बढ़िया चाय पक रहा है आप लोगों का। जैसे जैसे मैं चाय पिलाने से पहले की स्थिति, जब ये ऑफ की ऑफ थी, जब ये आपकी ऑफ थी भाई बर्नर हमारी, तो इसके चारों ओर भैया वायु होगा कि नहीं, इसके ऊपर पूरा वायु होगा। तो जितना वायु है ये इतने वायु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, मतलब मास होगा कि नहीं होगा। मास है तो भाई इसमें कोई ना कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा, और फोर्स होगा तो क्या इसमें चाय वाले बर्तन जो इतने दूध पड़ा है उस पर अपना वो फोर्स डाल रहे होंगे कि नहीं डाल रहे होंगे, और फोर्स डाल इसका मतलब उसके ऊपर अपना प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि एक निश्चित क्षेत्रफल है इस बर्तन के अंदर, जो दूध है उसका एक निश्चित क्षेत्रफल पे ये जो वायु है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसको क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। समझ में आ गई बात है। अब जैसे ही जैसे भैया मैं बर्नर को ऑन कर देता हूँ, तब जैसे ही बर्नर को ऑन करता हूँ यहाँ से ये हीट जाती है इसमें, यहाँ होता है कंडक्शन, कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन के बाद भैया हीट चल जाती है दूध में, दूध से भी जब गर्म होने चालू, दूध के ऊपर से एनर्जी निकलती है, उस पर जितनी वायु उसको गर्माहट ऊर्जा मिलने लगेगी। इसलिए क्या होने लगता है कि जो भी आपकी रहती है भाई दूध, उसके ऊपर क्या भाप निकलने लगता है, भाप निकलता है कि नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ के आसपास की वायु क्या हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, क्या हो चुकी है। अब बताओ, कल ही सिखाया था क्लास में कि अगर मैं इस क्लास में आग लगा दूं तो आपको गर्मी लगेगी, तो ऐसी बेटर होगा कि भागोगे दौड़ दौड़ के, भागोगे दौड़ दौड़ के। कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो फिर कैसे नहीं बता पा रहे हो। तो गर्मी लगेगी तो आप सब भी यहाँ से जितने वायु के कण हैं ये सब निकल निकल कर भाई ऊपर भागेंगे। क्यों भागेंगे, इसके पीछे कारण था कि इन पे पास जितनी ऊर्जा थी वो तो थी ही, अब आप इसको जला करके एक्स्ट्रा इनमें हीट एनर्जी दे दिए, एक्स्ट्रा उष्मा ऊर्जा दे दिए, तो इन सब की ऊर्जा की स्तर, ऊर्जा का लेवल बढ़ गया। जैसे अब ये 5 रोटी खाए हुए हो, मैं आपको 4 रोटी और खिला दिया तो आप ज़्यादा ऊर्जा कंटेन कर लिए ना अपने में। तो वैसे यहाँ हुआ, इनमें पहले जितनी ऊर्जा थी अब ये गर्मी की वजह से इनको और उष्मा ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा की वजह से भैया भड़ाभड़ भागने लग गए। इसलिए जब भी आप खाना बनाते हैं तो भाप कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है नीचे की ओर जाता है। अब अगर ऊपर की ओर चला जाएगा तो सारा वायु, अब बताइएगा अगर जितना वायु है सब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। तो जितना वायु यहाँ था ये कोई प्रेशर डाल रहा था, नहीं डाल रहा था, जोर से बोलो, डाल रहा था कि नहीं डाल रहा था सर। तो जितना प्रेशर ये डाल रहा था, अगर वायु चला जाएगा तो उसके द्वारा डाला वो प्रेशर चला जाएगा, प्रेशर चला जाएगा, अरे हाँ या ना। अगर वायु यहाँ चला गया तो जो प्रेशर डाला था वो प्रेशर रहेगा कि चला जाएगा,
चला जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा? जितना प्रेशर था वो घट गया तो क्या बनेगा यहाँ पे? लो प्रेशर जोन। इसका मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर हमेशा क्या बनता है? लो प्रेशर जोन। इतना समझ में आ गया बातें? तो बस अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये हो गया आपका जमीन और ये भाई हमारा इसका क्या? जल। अब दो चीजों को भाई हमें यहाँ पे गर्म करना चालू कर दिया, ठीक है, सूर्य भगवान की रोशनी दे दिया, लो रोशनी देते हैं। मतलब जल्दी गर्म कौन होता है? सर जमीन जल्दी गर्म होता है। तो वही बात तो हो रहा है, सिंपल सा बात कि भाई ये आपका पूरा भारत है, ये भारत का जमीन है कि जल है? ये जिसमें मैं लिख रहा हूं मैं जमीन है सर। और चारों तरफ ये सब क्या है? पूरा जल है सर। इन दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा सर? जमीन जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा तो इसके ऊपर का वायु ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? ऊपर उठेगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर को भरने के लिए इसकी तुलना में अगर ये भैया आपका क्या है? ठंडा है, तो इधर क्या होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर। इसकी तुलना में यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर। तो वायु कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेंगी सारी वायु, ताकि भाई यहाँ जो लो प्रेशर का जोन बना है, यहाँ गर्मी अधिक होने के कारण जब गर्मी का मौसम आता है जमीन अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वहाँ की जो वायु है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो गर्म होकर के भाई जैसे भाप ऊपर उठता है, सारे वायु समझिए ये जमीन है इससे निकल के आपकी ओर आ गए। तो जो वायु वैसे दबाव डाल रहे हैं जमीन पे वो उठ के आपके तरफ आ गया, तो दबाव यहाँ कम हो गया, मतलब लो प्रेशर का जोन बन गया। क्लियर हो गई बातें? और यहाँ पर भैया क्योंकि तापमान इसकी तुलना में कम, क्योंकि जमीन की तुलना में जल कम गर्म होता है, कम गर्म मतलब एक कम प्रेशर, तो इसलिए भैया यहाँ पे हाई प्रेशर जोन। अगर वायु कैसे चलती है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कैसे चलती है? चलो वो भी नहीं पता तुम लोग, हाई प्रेशर लो प्रेशर रट रहे तो उसको भी समझा देते हैं। आ जाओ, मत रटो कोई चीज। ये दो पानी की टंकी इसको नीचे से मैं कनेक्ट कर दिया, बीच में यहाँ पे वॉल्व लगा दिया मैंने। इसमें मैं इतना पानी रखा हुआ हूँ, आप खुद बता देंगे, और इसमें भैया इतना पानी है। अब जैसे ही मैं वॉल्व खोलूंगा पानी ए से बी में जाएगा कि बी से ए में आएगा? किस में जाएगा? क्यों जा रहा है ए से बी में? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ए से बी में यहां तक तो दोनों में लेवल बराबर है वाटर का, वाटर है बराबर, मगर इसके ऊपर जो इतना एक्स्ट्रा वाटर है, इस वाटर का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान का इसमें फोर्स होगा, फोर्स होगा तो इसमें प्रेशर होगा, तो उतना एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है, जबकि यहाँ तो नहीं है। तो उतना एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर, यहाँ पे हो गया है लो प्रेशर। तो पानी आप क्या बोले? ए से बी में जा रहा है, इसका मतलब पानी कहाँ जा रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो कोई चीज कैसे गमन करती है? हाई प्रेशर से लो कि लो प्रेशर से हाई? स्कूल में सब नहीं पढ़ते थे? 9वीं 10वीं का साइंस मत बोला, मैं साइंस नहीं ली हुई 11th 12th में, ठीक है? तो फिर कैसे याद नहीं है बताओ? गुलशन बस बोल रहा था लो प्रेशर जोन और एक दो जन और हाथ उठाए थे। चलो समझ में आ गया कि सर हाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। तो वैसे यहाँ जल भैया क्या है? ठंडा है इसकी तुलना में, इसलिए क्या है ये? हाई प्रेशर जोन। जमीन गर्म होगी इसलिए क्या बन गया है? लो प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी पानी? आपकी वायु कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की ओर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। इस तरीके से समुद्र से जब वायु जाएगी तो भाई जो यहाँ का भी जो भाप बन के उठ रहा होगा उस वायु में वो मॉइस्चर भी कंटेंट हो जाएगा। तो जैसे ही वो जाएगी भैया वायु ऊपर, उस हवा में वायु मिक्स हो जाएगी तो बन गई जलवायु। तो जलवायु भी उसमें मिश्रित हो गई। तो जलवायु यहाँ से जो वायु जा रही है इसकी ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, अपने साथ क्या लेके जा रही है? वायु अपने साथ जल लेकर के जा रही है। क्या लेके जा रही है? जल। और भाई वही जल भाई बादल के रूप में कन्वर्ट हो गए और भैया क्या करते हैं? वर्षा करवाते हैं। क्या करते हैं? वर्षा या मानसून लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? मानसून। क्लियर हुई इतनी बातें? तो मानसून का आगमन ऐसे होता है कि हाँ भाई भारत में इस तरीके से मानसून का आगमन हो गया। मानसून मतलब वर्षा का आगमन हो गया। इसलिए देखिए क्योंकि जितना टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे भाई जमीन गर्म हो रही है ना, बताओ गर्मी की वजह से जमीन गर्म हो रही है, इसलिए हमेशा गर्मी के बाद ही बरसात ऋतु आती है। अब समझे क्यों आ रही है? क्योंकि गर्मी की ऋतु में जमीन ज्यादा गर्म हो गया, समुद्र कम गर्म रह गया, तो यहाँ लो प्रेशर जोन बन गया, यहाँ हाई प्रेशर जोन बन गया। तो जैसी गर्मी खत्म हुई जमीन पूरा अपने पीक लेवल पे गर्म हो गया, जैसे एकदम प्रॉपर भैया प्रेशर का डिफरेंस आ गया, यहाँ से भाई वायु जाने लगी समुद्र से अंदर की ओर और वर्षा लेकर के आने लगी। इसलिए हमेशा गर्मी के बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु। अब समझ में आया कि गर्मी के बाद क्या होती है? वर्षा ऋतु। ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, चलो क्लियर हो गई बातें इतनी। तो ये पूछता है पहला क्वेश्चन इंडियन जीएस में कि बताइए भारत में मानसून का आगमन क्यों होता है? उच्च दाब, उच्च ताप और निम्न दाब। क्या होता है? क्योंकि उच्च ताप के कारण ये गर्म होगा, तभी तो भैया यहाँ क्या बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। क्लियर हो गई बातें? और इसको उल्टा बोल देगा जमीन भी एक कंडीशन है
उच्च ताप और निम्न दाब। यहाँ पे क्या है, उल्टा इसका, है ना, यहाँ पे ताप उसकी तुलना में निम्न है और दाब उसकी तुलना में अधिक है। तो जल जमीन दोनों में अंतर समझ गए। इसलिए पीएससी व्यापक को भी घुमा को इस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर यही होगा कि जमीन पे क्या होगा, तो उच्च ताप के कारण, क्योंकि गर्मी में सूर्य भाई चमका था, जमीन ज्यादा गर्म हो गई तो उच्च ताप हो गया, ताप के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बना, जिसके कारण समुद्र से हवाएं आई भाई जमीन की तरफ और वर्षा लेकर के आ गई। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया बात? चलो, और वही जल में क्या हो जाएगा कि उच्च ताप की तुलना में यहाँ पे क्या होगा, निम्न ताप होगा। कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ निम्न दाब तो यहाँ क्या होगा, उच्च दाब होगा। तभी तो भाई उच्च है तो इधर से इधर जा रही है ना वायु। इतना समझ में आ गया बात? इतना। चलिए अब आते हैं कल वाले क्वेश्चन का कि भाई लोग भूमध्य रेखा से सर जो हवा ऐसे ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी, वो फिर ऐसे करके पलट के जाती है। समझिए जमीन को, अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये बीचों बीच काली वाली रेखा भूमध्य रेखा है, तो सूर्य की रोशनी सीधे किस पे चमकती है, भूमध्य रेखा पे। तो जैसी भूमध्य रेखा सूर्य की रोशनी सीधी चमक रही है, ऐसे देखिए तो चमक रही, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म मतलब अपनी ऊर्जा इसने यहाँ के क्षेत्रफल को दे दिया, तो यहाँ की वायु की ऊर्जा बढ़ गई, तो यहाँ की वायु गर्म क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। तो ये पूरी वायु ऊपर उठ जाती है, और ये वायु ऊपर उठ जाती है और उधर तरफ निम्न दाब की ओर जाएगी, इधर उठ के इधर निम्न दाब की ओर जाएगी। समझ की बात है? तो ये वायु ऐसे ही सर्कुलेट होते रहता है। तो जो वायु नीचे से ऊपर जाता है वो पानी लेके जाता है, ऊपर बादल को पानी देकर के वायु फिर नीचे आ जाता है, फिर वायु नीचे से पानी लेके ऊपर जाता है, फिर पानी बादल छोड़ के फिर नीचे आ जाता है। समझ गए? पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है ये पृथ्वी में, ऐसे इधर भी वैसे ही चलते रहता है। ठीक, हालांकि वो ज्योग्राफी का हिस्सा, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं। इसको देखो, तो जैसे जैसे वायु उठती है तो आप सुने थे कि जैसी सर उत्तरी गोलार्ध में जब भी वायु ऊपर उठी तो कैसे मुड़ेगी, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मुड़ेगी, दाहिनी ओर मुड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी। इसलिए क्योंकि जैसी यहाँ से वायु उठती है वो हमेशा अपने कहाँ मुड़ जाती है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तुम्हारे किस बल के कारण मुड़ती है, और कोरियोलिस बल के पीछे का कारण क्या है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो जब पृथ्वी भैया आपकी इस दिशा से इस दिशा की ओर घूम रही है तो पृथ्वी के साथ उसके ऊपर की वायु किधर घूमेगी, इस दिशा से इस दिशा की ओर। समझा की बातें? इसलिए किधर जा रहा है, इधर से इधर ही जा रहा है ना, और ये भी किधर जा रहा है, इधर से इधर ही जा रहा है ना। हाँ ठीक है, हालांकि जब ऐसे देखना था उसको लेफ्ट हैंड साइड और ऐसे देखना था उसको राइट हैंड साइड बोल रहे हैं, मगर जा दोनों कैसे रहे, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि सूर्य पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर हो गई इतनी बातें? इसलिए भाई उस पृथ्वी के द्रव्यमान से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण कारण कोरियोलिस बल जनरेट होता है, और कोरियोलिस बल ही इन हवाओं को राइट हैंड साइड मोड़ देता है। इसीलिए भाई भारत में जो मानसून का आगमन होता है कैसे होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी, कौन सी दिशा से होती है, दक्षिणी और पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। क्लियर हो इतना बात? चलिए, वैसे ही जैसे भैया ये आपका जो भी देखिए, अब यहाँ से हवाएं उठेंगी, उठेंगी नहीं उठेंगी हवाएं, उठेंगी हवाएं यहाँ से, ये समुद्र यहाँ से उठेंगे, लो प्रेशर जोन बन गया आपका, तो यहाँ से जो हवाएं उठेंगी भाई वो अपने कैसे मुड़ेंगी, दाहिनी ओर। कैसे मुड़ेंगी, दाहिनी ओर। इसलिए भैया यहाँ से, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ किसके पास में है, कौन सी खाड़ी के पास में है, बंगाल खाड़ी के पास में, इसलिए हमको 90% वर्षा की प्राप्ति कहाँ से होती है। क्लियर हो गई बातें? उठा सीधा राइट मुड़ा, उठा सीधा राइट मुड़ा, तो कहाँ गया, छत्तीसगढ़ गया कि नहीं गया, गया ना। इसलिए भैया हमारे छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा कहाँ से प्राप्त होगी, बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से प्राप्त होगी, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होगी। चलो अब आवास आ जाते हैं दूसरा चीज समझाते हैं। अब आइए इसी में बताते हैं। ये हमारा, इसको हटाते हैं, अब एक शब्द का मतलब बताते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप। चलो अब बताओ, पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, क्या रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा। देख लीजिए कौन सी रेखा जो खींच रहा हूं भाई मैं आपके, भूमध्य रेखा। क्लियर होगी इतनी बातें? भूमध्य रेखा के भाई ऊपर का ये पूरा गोला है पृथ्वी, तो गोला का आधा हिस्सा क्या कहलाता है, गोलार्ध। क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। हो गया भाई उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्लियर होगी इतनी बातें? तो भारत कहाँ दिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिख रहा है? ठीक है, फिर वैसे 0 डिग्री भाई यहाँ से जब खींचते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचाती है। ठीक है,
जो भैया बताइए पृथ्वी को फिर दो गोलों में बांटती है, एक ऐसा गोला और एक ऐसा गोला। तो ये वाला गोला कौन सा गोला है? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोला है ये वाला? पूर्वी गोलार्ध। तो बताइए भारत आपके पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है? इसका मतलब भारत है कहाँ? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इतना समझ में आ गया बात? चलिए अब सर ये भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर, कहाँ? 23.5 डिग्री ऊपर, कहाँ पे बोलिए? 23.5 डिग्री ऊपर में। और सर इसी भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, क्या? दक्षिण में। तो भाई 23.5 डिग्री जो हमारे ऊपर जाती कर्क रेखा जो गुजरती है, तो 23.5 डिग्री ऊपर भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। तो 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में पूरा जो ये क्षेत्र बनता है, इस पे वर्ष भर सूर्य की रोशनी सीधी सीधी प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बातें? अब उससे होता क्या, तो देखिए अगर ये हो गए भैया सूर्य भगवान, इनकी सीधी सीधी रोशनी भैया पे प्राप्त हो रही है, तो बताइए इसको जिसको सीधी रोशनी मिल रही है या इसको जिसको भी कम रोशनी मिल, तिरछी रोशनी मिल रही है, ज्यादा गर्म कौन होगा? सीधी रोशनी वाला गर्म होगा। तो बताइए ये पूरा क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म को भैया ज्योग्राफी में बोलते हैं, गर्म को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। और क्या एक निश्चित क्षेत्र बन गया 23.5 उत्तर 23.5 एक निश्चित क्षेत्र बन गया क्या? एकदम एक निश्चित क्षेत्र बन गया। तो एक निश्चित क्षेत्र को कहा जाता है ज्योग्राफी में कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? इसका मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी को लेकर के पूरा जो एरिया हो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? कटिबंध का मतलब एक निश्चित क्षेत्र। क्या होता है? उष्ण का मतलब गर्म। तो पूरा नाम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जो हमेशा क्या हो? गर्म हो। क्लियर हो गई बातें? तो देखिए हमारा भैया यहाँ पर भारत की गुजरात के ऊपर से जा रहा है और इसी कर्क रेखा हमारे उत्तर से गुजरते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है क्या हमारा? तो क्या हम पूरे तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? तो क्या भारत की जो जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय होगी? होगी। और छत्तीसगढ़ की जलवायु होगी ना उष्णकटिबंधीय? यस। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कैसी है? एक शब्द खत्म। इसका मतलब इसका कारण पता चल गया ना? चलो कि छत्तीसगढ़ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? पता चल गया क्यों कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जिसमें वर्ष भर सूर्य की रोशनी सीधी प्राप्त होती है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। क्लियर हो कितनी बातें? इन छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। क्लियर हो कितनी बातें? ठीक है। अब फिर और बात समझिए, उष्णकटिबंधीय समझिए। तो अगर गौर से आप जब देखेंगे तो पूरा ये हमारा भारत है। इसको बड़ा कर देते हैं, रुकिए अब भारत दिखाते हैं आपको। चलिए दूसरा मैप ले आते हैं आप लोगों के लिए। अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से समझाते हैं। एक एक शब्द का मतलब समझना, ये सब सारे शब्द मिला करके बनेगा छत्तीसगढ़ का जलवायु। ठीक है, चलिए अच्छा इसी में समझा देते हैं। आइए ध्यान समझिएगा शब्द को। बताइए कोई भी ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से भैया क्या जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, द्वीप या आइलैंड कहलाता है। क्लियर हो गई बातें? और महाद्वीप क्या होता है? बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप। ठीक है, वैसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें तो क्या छत्तीसगढ़ चारों ओर से क्या अलग अलग भाई राज्यों से घिरा हुआ है?
कोई समुद्री सीमा नहीं, अगर राज्यों से घिरा है। तो जैसे एक द्वीप है ना, जैसे एक द्वीप चाहे जैसे एक महाद्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। क्लियर हो गई बातें? वैसे कि छत्तीसगढ़ चारों ओर से अलग दूसरे दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, घिरा कि नहीं घिरा है? इसी कारण से जो भी वायु उसके अंदर प्रवेश करेगी वो बाकी इन सभी राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, जायज सी बात है। इसलिए छत्तीसगढ़ की मानसून की जलवायु कैसे जाती है? उष्णकटिबंधीय। कैसी है? पहले बोले थे हम लोग उष्णकटिबंधीय। क्या पढ़े थे? उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते थे? उष्णकटिबंधीय। और चारों ओर से अन्य राज्यों से घुसे कारण इसका भी स्थिति है उपमहाद्वीपीय। कैसी है? उपमहाद्वीपीय। कैसी है? उपमहाद्वीपीय। कि जैसे एक महाद्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ कैसा है? चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरे, इसलिए हमारी स्थिति कैसा है? उपमहाद्वीपीय। इसलिए हम तक जो भी वायु आएगी क्या अन्य राज्यों से होते हुए आएगी, और उन राज्यों की जैसी उच्चावच होगी, जैसे वहाँ पर्वत पहाड़ होंगी, उस तरीके से भाई पानियों ने गिरते गिरते हम तक पहुंचेगा, है ना। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय उपमहाद्वीपीय। कैसी है? उपमहाद्वीपीय। ठीक है, कोई बात है। अब अगर हम समुद्र के पास होते तो समझिएगा बात को, समुद्र के एकदम पास होते तो हमको पानी हमेशा मिलता रहता, मॉइस्चर मिलता है। मॉइस्चर मतलब आर्द्र होते रहते। हम कैसे होते रहते हैं? आर्द्र। आर्द्र होते कि शुष्क होते? आर्द्र होते रहते। मगर हम तो एकदम समुद्र के पास भी नहीं है, एकदम दूर भी नहीं है, है ना। हम कहाँ हैं? बीच में। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है? उप आर्द्र। कैसी है? उपाद्र। इसलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उपाद्र उष्णकटिबंधीय उप आद्र मानसूनी, क्योंकि मानसून से वर्षा प्राप्त होती है हमारे यहाँ। मानसूनी जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय। पहले क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय उप आद्र उप महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु। क्या है? मानसूनी जलवायु। तो पूरा शब्द याद रहेगा। इसमें कोई एक शब्द पूछे वो क्वालिटी में हमारे यहाँ है, सब मिला के बोले तो वो क्वालिटी में हमारे यहाँ है। छत्तीसगढ़ की भाई जलवायु कैसी है? तो पहला उष्णकटिबंधीय। रीजन पता चल गया, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच में हम स्थित हैं, इसलिए उष्णकटिबंधीय सबसे ज्यादा। ठीक है। उपाद्र क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई हम समुद्र तल से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। उपमहाद्वीपीय क्यों? क्योंकि हम चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं। मानसूनी क्यों? क्योंकि हमारे वर्षा किससे प्राप्त हो रही है? मानसून के आगमन से ही वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए हमारी स्थिति क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय उप आद्र उप महाद्वीपीय जलवायु मानसूनी जलवायु। क्लियर इतना बात ना? चलो आओ अब बताओ कि इसमें क्या क्वेश्चन है जलवायु वाले में भैया, जो आपको समझ नहीं आया इतने में तो बची पूछिए। अभी सब समझ में आ गया? तो मैं पूछूं जब समझाया था, अब बोले दिमाग पड़ गया? अब सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो ध्यान रखना। फिर चालू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु हम पढ़ रहे थे। तो आइए जलवायु हम आपको समझाते हैं। जलवायु या ऋतु है, जिसमें दो हम कंफ्यूजन होना चाहिए। जलवायु भैया मौसम शब्द मौसम शब्द से ही बना हुआ है, तो जलवायु मौसम में अंतर नहीं। मेन मुद्दा हमको समझ में आता है कि जलवायु ऋतुएं क्या होती है ना। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जलवायु क्या है, ऋतु क्या है। क्लियर हो गई बातें? मानसून और जलवायु, मानसून जलवायु बताते हैं। देखिए, मानसून और जलवायु में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जलवायु एक बहुत लंबे समय, नियरली अबाउट लगभग 35 साल, ठीक है, नियरली अबाउट लगभग 35 साल तक आप जिस भी भूमि भूखंड का ऊपर का जलवायु देखना चाहते हैं, तो एक लंबे समय में वहां पे वायु और जल की दशाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। या बहुत लंबे समय तक किसी एक निश्चित क्षेत्र पर मानसून के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो मानसून के अध्ययन को जब बहुत लंबे समय तक आप क्या करेंगे तो क्या कहलाता है? वो जलवायु। और जब उसको छोटे समय के लिए करते हैं तो क्या कहलाता है? वो मानसून। क्लियर हो गई बातें? और मानसून फिर आपकी अलग अलग ऋतुओं में टूटी हुई होती है। क्लियर हो गई बातें? और सब डिसाइड किससे होती है कि आपके यहाँ कैसी ऋतु की कैसी मानसून होगी? तो सूर्य भगवान का। किसके कारण? क्योंकि सूर्य भगवान आपको सीधा रोशनी डाल रहे हैं, तो आपको अच्छे से गर्म हो रहे हो, अच्छे से गर्म हो रहे तो अच्छे से भाई लो प्रेशर जोन बना, लो प्रेशर जोन बना तो अच्छे से वायु आएंगी, वायु आएंगी तो भाई पानी लेकर के आएंगे, आपके ऊपर गिराएंगी। क्लियर हो कितनी बातें? सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है तो भाई आपके यहाँ भाई लो प्रेशर जोन ही नहीं बनेगा, जोन नहीं बनेगा तो पानी आपके यहाँ वर्षा ही नहीं होगी, वर्षा ही नहीं होगी तो क्या मतलब है फिर, है ना। इसलिए उस तरीके से सब चीज डिसाइड कर देता है कौन? सूर्यदेव हमारे। चलिए अब चालू करते हैं आज की छत्तीसगढ़ जलवायु को। तो जलवायु मौसम अरबी भाषा का शब्द है। जलवायु का किस शब्द से लिया गया है? मौसम से। और मौसम कौन सा भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। पूछा इसको एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु हमारी? मानसूनी जलवायु। और कैसी है? उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय समझ में आ गया क्यों है? ठीक है। और कैसी है? मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः किस पे निर्भर है? अतः यहाँ की जलवायु कैसी है? ठीक, सिंपल सी बात।
कोपेन जलवायु प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय तो सब रहेगा क्योंकि 37 डिग्री के अंदर आ रहे हैं हम लोग। नम पर्णपाती जलवायु, कैसी जलवायु है? नम पर्णपाती। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी कि दंडकारण्य बस्तर में कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय तो रहना ही रहना है। साथ में क्या है? नम पर्णपाती जलवायु। कैसी? क्योंकि इतने सारे वहां पे उच्चावच हैं, इतने सारे वहां पे जंगल है, पहाड़ियां हैं, तो जब भी बादल वहां पे जाता है अधिकांश वर्ष अपने पास करवा लेता है। तो वहां की जलवायु कैसे हो जाएगी? नम हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी? हाँ, नम होगी ना, बस सिंपल सी बात है। तो इसलिए उसको लिख दिया है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की कहाँ गए? दक्षिण छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी, क्योंकि उष्णकटिबंध होगी तभी तो भाई वायु लेके आएगा समुद्र से पानी, और जब पानी लेके आएगा तो क्या करेगा? वो अपने में ज्यादा पानी गिरवा लेगा अपने पहाड़ियों कारण, जंगल कारण, तो एरिया कैसा हो जाएगा? नम हो जाएगा। इसलिए उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु पाई जाती है। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूरे वृक्ष कैसे हैं? पर्णपाती वृक्ष है। कैसे हैं? पर्णपाती। पर्णपाती मतलब जो भाई अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। और क्यों गिरा देते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, ठीक है। आइए, छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क उपाद्र, मतलब छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो शुष्क उपाद्र है। कैसी है? शुष्क उपाद्र जलवायु है। किंतु भू आवेष्टित, अब देखिए भू सद आगे जबकि अन्य राज्यों से घिरा है, किंतु भू आवेष्टित प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ में उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्या पाई जाती है? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ समुद्र से बहुत पास भी नहीं है, समुद्र किनारे भी नहीं है, और बहुत दूर भी नहीं है। तो पास मतलब पूरा आर्द्र हो जाता, दूर तक पूरा शुष्क हो जाता, मगर हम कैसे एकदम बीच में है और राज्यों से घिरे हुए हैं। तो जो पानी निकलता है वो अन्य राज्यों से गिरते गिरते हम तक पहुंचता है, तो ठीक ठाक पानी पहुंच जाता है। इसलिए हम कैसे हो जाते हैं? उप आर्द्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उप आर्द्र। कैसे हो जाते हैं? उप आर्द्र। हाँ, और कैसे? महाद्वीपीय जलवायु। क्या जलवायु? यस। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 130 से 132.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। पूरा ओवर एवरेज लिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ का। ठीक हो गया इतना बात? ये सब शब्द का। हाँ, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन में अपना एक स्थान का नाम है जहाँ पे अलग अलग जलवायु को लेकर के मीटिंग वगैरह किया जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, एक जगह का नाम है विदेश के, और कुछ नहीं होगा। आओ तो आगे हमारा कहाँ? यहाँ पे आ गए। प्रदेश में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? बस्तर क्षेत्र में। और कहाँ कब होता है? तो 10 जून को। तो बस्तर क्षेत्र, इसको रटना पड़ेगा क्या? रटना पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि अगर हमारा सर ये भारत है और सर यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो सर जो भी वायु यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्रवेश करेगी, सबसे पहले किससे टकराएगी? किससे टकराएगी? सिंपल सर, यहाँ पे पूरा समुद्र है, तो जो भी यहाँ से उठेगी उठेगी उठेगी, भुवनेश्वर के पास उठी, भुवनेश्वर के पास उठी तो फट से राइट मुड़ गई, राइट मुड़ गई, सबसे पहले किसमें टकरा गई? तो चाहे इधर से बंगाल खाड़ी से, चाहे अरब सागर से, सबसे पहले किससे टकराएगी? बस्तर से टकराएगी। उसका तो एक और चीज ध्यान दीजिए कि भाई छत्तीसगढ़ ऐसा है, तो इस समुद्र की तरफ कौन सा हिस्सा झुका हुआ है? कौन सा हिस्सा झुका हुआ है? कौन सा हिस्सा झुका है? इसलिए जसपुर में भैया जो भी इधर से वायु आएंगी, अच्छी खासी वर्षा किसमें करेंगी? जसपुर में वर्षा करेंगी। इसलिए जसपुर में औसत वार्षिक वर्षा अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी खासी औसत वार्षिक वर्षा होगी। जहां औसत वार्षिक वर्षा अच्छी है वहां का तापमान भैया निम्न होगा कि उच्च होगा? इसलिए औसत तापमान भी वहां क्या होता है? निम्न होता है। ठीक हो गई बातें? चलिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी का डिजाइन की वजह से है। आइए, तो प्रदेश में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कब होता है? कहां से होता है? बस्तर क्षेत्र में। लगभग कब होता है? तो 10 जून के आसपास। प्रदेश, देखिए 10 जून मतलब देखिए पूरा मार्च अप्रैल मई पूरा खतरनाक गर्मी खा चुका है भूमि, है ना, जमीन पूरा गर्म हो चुका है, और उस गर्मी को ठंडे करने का लो प्रेशर जोन बन गया, तो समुद्र से क्या आ रही है? ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है पूरा बरसात लेकर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र, देखिए उसी से अब कॉन्टेक्ट हो जाएगा। पर इसको पढ़ा था ना। प्रदेश स्थित उच्चावच यानी कि पर्वत पठार और समुद्री सतह से दूरी, मैं आपको बताया कि हम लोग ज्यादा दूर भी नहीं ज्यादा पास भी नहीं, इसलिए समुद्री सतह से दूरी हमको प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? मान लीजिए समुद्र से कोई हवाएं उठ रही हैं और आपके बगल में, तो फटाक से पानी गिरा देगी। और भैया पानी गिराएगी और एकदम दूर में, तो आप में ज्यादा पानी गिराएगी कम पानी गिराएगी? कम पानी गिराएगी। और अब पास में ही है, मगर आपके यहाँ बादल को रोकने के लिए पहाड़ वहाड़ नहीं है, तो क्या पानी गिरा पाएगी? पास होने के बाद भी नहीं गिरा पाएगी, है ना। और अब दूर में, मगर आप बीच में कोई पहाड़ नहीं है, तो पूरी पानी कहाँ गिरेगी? जहाँ पहाड़ है वहां पर गिरेगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया बरसात या जलवायु में प्रभावित कौन करता है? तो उच्चावच प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? उच्चावच मतलब पर्वत पठारी, सब चीजें प्रभावित करती हैं। कौन प्रभावित करता है? तो पर्वत पठार या उच्चावच स्थिति प्रभावित करती हैं।
ये क्लियर हो गया। दूसरा बात, समुद्री सतह से कितनी दूरी पर आप हैं ये भी प्रभावित करती है। तो जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए हैं? तो उच्चावच पर्वत पठारिया, समुद्री सतह से दूरी, क्या क्या? ठीक है, दोनों कारण याद रखना। तो ऐसे और भी कुछ कारण देखो तो कॉमन सेंस से लगा सोच पाओगे ना, क्योंकि यही दोनों पूछे जरूरी नहीं है। अब कुछ भी और पूछेगा तो आप बता लोगे ना इसको। हाँ, उसके आसपास का भाई तापमान भी डिसाइड करेगा। तापमान अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भाई तापमान ठंडा तो वर्षा होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि भाई वर्षा होने के लिए अच्छी खासी गर्मी चाहिए। इसलिए तापमान ठंडा तो पानी उसी में ट्रैप रहेगा, बादल बने रहेगा, वो लेकर ऊपर उड़ते रहेगा बादल, तो अच्छा खासा गर्मी भी हो। सब चीज़ ध्यान रखना, छोटे छोटे फैक्टर पूछेगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में तापमान औसत रूप से क्या होगा? कम होगा, निम्नतम होगा। और क्यों होगा मैं बता चुका हूं, क्योंकि कैसा है वो? बंगाल की खाड़ी की ओर हल्का झुका हुआ है। क्या है वो? बंगाल खाड़ी की ओर झुका हुआ है। हमारा सर आपका देखेंगे, हमारा जब भारत ऐसा है तो हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है? ऐसा करके है ना, हाँ ऐसा है। तो भैया बंगाल खाड़ी तरफ झुका हिस्सा कौन सा है? जसपुर। और यहाँ पे उच्चावच पठारी एरिया भी है, तो देखिए उच्चावच भी क्योंकि पठार है तो ऊपर पूरा उठा भी है और समतल हो जाता है। ऊपर उठे और अब पूरा नुकीला हो गए हो आप, तो एक तरफ पानी गिराते हो, एक तरफ वृष्टि छाया कर देते हो, मगर ऊपर आप उठे हो और समतल हो गए हो आप, तो पूरे मैदान में अच्छे से वर्षा प्राप्त होगी, पूरे पठार पर अच्छे से वर्षा प्राप्त होगी। उच्चावच भी है यहाँ पर, और समुद्री सतह से दूरी पास है कि कम है? पास है ना, तो जितना पानी आता है अधिकांश पानी किसको मिल जाएगा? जसपुर को। इसलिए जब ज्यादा पानी गिरेगा तो ठंडक रहेगा, गर्मी रहेगा? ठंडक। तो औसत तापमान वहां पे कम रहेगा कि अधिक रहेगा? इसलिए भैया बताइए औसत तापमान कहां पे कम दिख रहा है आपको? जसपुर में। समझ में आ गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश बस्तर का पठार है। तो इसको ध्यान रखना, कृषि जलवायु बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो बस्तर का पठार। कौन है? बस्तर का पठार। तो मैंने पहले बताया, जब बस्तर में सबसे पहले मानसून का आगमन हो रहा है, वहाँ पे अच्छे खासे भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो अच्छी खासी वर्षा करवा लेंगे, वहाँ जंगल वगैरह है तो ठीक है, यस। तो जब वहाँ पे अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होगी तो इसलिए बोल रहा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कहाँ पर है? तो कौन है? तो यस, क्योंकि वहाँ कितनी वर्षा की प्राप्ति होती है? 152.1 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा? क्योंकि वहाँ क्या है भैया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह हैं, है ना, केसकाल घाटी से पड़ रहे हैं, बेलाडीलक पहाड़ी पड़ रहे हैं, रावघाट की पहाड़ी पड़ रहे हैं, पूरी पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो बादल पहाड़ियों में फंस जाता है और अच्छा खासा वर्षा करते रहता है। इसलिए देखिए स्पेशली बोला कहाँ पर, कहाँ गया हमारा, कहाँ चला गया? यहाँ बस्तर के पठार बोला। क्या बोले? बस्तर के पठार, है ना, क्योंकि ऊंचे हिस्से में ही बादल फंस जाते हैं, फंस कभी वर्षा करते रहते हैं। क्लियर हो कितनी बातें? इसलिए ज्यादा वर्षा कहाँ प्राप्त होगी? पठार में कि मैदान में? पठार में। जहां भी उच्चावच जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा वर्षा की प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए पठार में ज्यादा वर्षा होगी, किसकी तुलना में? मैदान की तुलना में। इसलिए क्या बोल रहे हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन है? बस्तर का। हाँ, कितनी वर्षा प्राप्त होती है वहां पर? 1 सेंटीमीटर। जबकि न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मैदान होगा, क्योंकि जो वर्षा वहां पे आ रही है, बादल आ रहे हैं, उनको भी उच्चावच है ही नहीं, पूरे चिकने समतल मैदान है, तो पानी गिराने के लिए कोई बादल है नहीं रोकने के लिए, तो जितना गिरना होता है खुद से गिरते हैं, गर्मी के कारण, उच्चावच के कारण वर्षा होती ही नहीं है। इसलिए बोलेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो भैया बताइए कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए तो बस्तर का पठार, और सबसे कम छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है? तो 152, यहाँ पे 122। तो छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा 130। कितना? 130। तो 152, 122, 132 याद रखना है। क्लियर हो कितनी बातें? वो औसत वार्षिक वर्षा है पूरे छत्तीसगढ़ का, और ये बस्तर के पठार का और छत्तीसगढ़ के मैदान का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, उसी सबसे वहीं टकराता है। नहीं, बीजापुर क्षेत्र में मैदान है, बीजापुर क्षेत्र में मैदान है, मैदान। हाँ, इसलिए मैदान रुक ही नहीं पाएगा, तो जाग टकराएगा कहाँ से? आइए आपको भी समझाते हैं कहाँ पे है मैदान, कहाँ पे पठार। चलो, ये भैया हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बातें? चलो, छत्तीसगढ़ हमारा हो गया। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन पड़ता है? बस्तर का मैदान। क्या पड़ता है? बस्तर का मैदान। और यहाँ पे हमारा ऐसा पड़ता है कौन? बस्तर का पठार। कहाँ पड़ता है? बस्तर का पठार। इसलिए जो भी भैया यहाँ से वर्षा आती है मैदान से क्लियर कट निकल जाती है, और जहाँ कहाँ से टकरा जाएगी? किससे टकराएगी? पठार से। और यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा करेगी कि नहीं करेगी?
इसीलिए जब वर्षा अच्छी खासी वर्षा करती है, इसलिए यहाँ से जो इंद्रावती निकलती है, सबरी नदी निकलती है, भैया इसमें साल भर पानी देखने के लिए मिलते रहता है, क्योंकि इनका जो सोर्स है, जब वर्षा अच्छी खासी होती है तो उनको प्राप्ति हो जाती है जल की वापस पुनः। क्लियर हो गई बातें ये? चलिए ध्यान रखिएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। ये तो आप देख ही लिए हैं। भारत में पूरा मानसून कैसे प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से। क्यों करता है? तो कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल कैसे पैदा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन से क्या संबंध है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कैसे आता है? पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण। समझ में आ गया? तो कारण के पीछे का कारण का पीछे का कारण सब बता दिया हूँ। तो एग्जाम गड़बड़ी नहीं करना। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, तो यही पूछो। अभी एग्जाम गलती नहीं करना है। पूछो किसी को समझ नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा। बात भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, पूर्णिमा होता है, इस उम्र में ऐसा होता है। और वीडियो डला हुआ है, हर दिन वीडियो डल रहा है, पूरा नोट्स बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, और वैसे ये सब चीज़ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में पढ़ाने का नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि किसी लोग पढ़े ही नहीं इंडियन ज्योग्राफी, जिसको पढ़े उसको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, जो पता ही नहीं रहेगा तो रटोगे फिर कि हाँ सर कोरियोलिस बल का है जो मुड़ता है, दक्षिण पश्चिम दिशा है मुड़ता है, तो सब रटना नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। और भाई 4 बार होगा तो 4 बार, है ना, मैं बेइज्जती करूंगा क्योंकि मेरा परम अधिकार है। गधा बोलना पड़ेगा, गधे हो तो है कि नहीं, तब तो मोटिवेशन आएगा कि हम गधे, हमको होशियार बनना है। इसलिए भैया मोटिवेशन है गधा होना। आप सब गधे हो कि होशियार हुए बताओ? तो फिर ये जज्बा चाहिए। कितने ईमानदार हो यार, तुम खुद बोलते हो गधे। ये जज्बा चाहिए, है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं विद्वान नहीं, मैं गधा हूँ। ठीक है, जैसे हम सब भी, क्या हम सब विद्यार्थी हैं, मैं भी, आप सब विद्यार्थी हैं। और जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ा रहा हूँ, वो किसी भी एक सब्जेक्ट का केवल 7 से 13% है, उसमें उतना % छूटा हुआ है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ अंदर में रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ वर्षा मुख्यतः कैसे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कैसे होती है? क्या बोलो चेतना? अब इसके बाद देखते हैं क्या मिलता है सब्जेक्ट। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से कैसे वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। मगर अब जैसे हम देखते हैं, हमारा चलते हैं फिर से। मिल गया तो ठीक, नहीं तो खुद से बनाएंगे। क्या होगी इसका? इतना खुसला था तुमन। चलो देखो, हमारे प्यारा छत्तीसगढ़ भैया, है ना, समझ आ गया बात आप लोगों को? तो कौन सा राज्य है भैया ये? देखो, हाँ, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? हाँ, ये हमेशा याद रखिए अपने भैया, वोकल कॉर्ड में हमसे सेट हो जाना चाहिए। हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, है ना। अपने राज्य, अपनी भूमि, अपनी मिट्टी से प्रेम एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है, क्योंकि हम सब इसी मिट्टी से बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत माता क्यों बोलते हैं? लिंग से जज करते हो आप, लिंग भेदभाव माता के साथ। तो हमारी प्यारी भारत माता बोल सकते हो, सही तो है। आओ अब समझिएगा ध्यान से। जब हमारा भैया ये हमारा भारत पड़ता है ना, ध्यान समझिएगा। चलिए ऊपर भारत वाला महफिल आता है आप लोगों के लिए। शुरू लेते हैं। दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। हाँ, देखिए ध्यान से। अब
कि जब हम देखते हैं कि सर ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाता है ना, ठीक, हम इस प्रायद्वीप के हिस्से ही हैं, तीनों ओर से कोई भी ऐसा भूमि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप या पेनिनसुला, और इसी के हम हिस्से हैं यहाँ पर, सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर ऐसा करके विद्यमान है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देना कि सर कि जब भी हमें ऐसे जलवायु का आगमन होता है तो हमारे पूरे भारत में मानसून कैसे आगमन होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कैसे आगमन होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आगमन होता है। अब आ जाते हैं हमारे उस वाले पोर्शन ताकि आपको कोरिलेट कर सकें यहीं पे। तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः कैसे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, जिसकी प्रथम शाखा बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा एवं द्वितीय शाखा अरब सागर से कितने परसेंट लाती है, 10% लाती है। कैसे लाती है, 10%। अब क्यों वहां से 90 मिल रहा है, क्यों ऐसे 10 मिल रहा है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, कल समझाया था, हालांकि फिर समझा देता हूं उसको। आओ, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, बार बार समझा देता हूं मैं। चलिए सर, यहाँ पे हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़ दिख रहा है हमको यहाँ पे। ठीक सर, हो गया, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बातें। अब बताइए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट का रीजन है, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है कि पूर्वी घाट, कौन, पश्चिमी घाट ऊंचा है सर, ऊंचा पहले एक कारण, ठीक है, दूसरा ये भैया नीचा या ढलान वाला है। ठीक है, बताइए पश्चिमी घाट ज्यादा क्रमागत है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट सर ज्यादा क्रमागत रूप से विस्तृत है, जबकि पूर्वी घाट कैसी है, टूटी फूटी हुई या छिन्न भिन्न अवस्था, कैसी, टूटी फूटी या छिन्न भिन्न अवस्था में विद्यमान। दिख रहा है आपको, टूटा हुआ है, फिर टूटा हुआ है, फिर टूटा हुआ, क्योंकि इधर बहने वाली नदी है इसको पूरा काट चुकी है बीच से, इधर के पठार को। क्लियर हुई इतने बातें। चलो, तो अब बताओ, अगर मैं यहां से एक वायु लेके जा रहा हूं जो अपने में पानी लेके गया हुआ है, ठीक है, और एक यहां से वायु लेकर के जा रहा हूं जो अपने पानी लेकर के जा रहा है, तो बताइए खुद आप मैप देख के बताइए कि कहां से भैया ज्यादा पानी की वायु जो है आगमन कर पा रहा है, बंगाल की खाड़ी से। अब हमारे छत्तीसगढ़ का झुकाव भी किस ओर है, बंगाल खाड़ी की अरब खाड़ी की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा हो गया ना। और भैया इसी से दिख रहा, इधर टूटी फूटी तो वायु आराम से प्रवेश भी कर रही है। बताइए इधर ज्यादा मैदान है कि इधर ज्यादा मैदान है, किस ओर ज्यादा मैदान होगा, पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में सर ज्यादा मैदानी और ये होगा, क्योंकि जहां जहां नदियां बह के निकल रही हैं, क्योंकि जहां जहां नदियां बह के निकल रही हैं, अलग कलर ले लेते हैं, बह के निकल रही हैं, बह के निकल रही हैं, बह के निकल रही हैं, वहां अपने आसपास क्या बना चुकी है, पूरा मैदान, क्या बना चुकी है, पूरा मैदान। तो मैदान से जो भी वायु भैया प्रवेश करेगी, जो भी वायु भैया आपका प्रवेश करेगी, वायु प्रवेश करेगी प्रवेश करेगी प्रवेश करेगी, वो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से टकराएगी। इसलिए छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होगी, तो बंगाल खाड़ी शाखा से। तो देखिए कितना सारा कारण है कि भैया पूर्वी घाट की ढलान ज्यादा मंद है, किसकी तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में। पूर्वी घाट क्रमागत नहीं है, किसकी तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में। पूर्वी घाट की दूरी हमारे छत्तीसगढ़ से पास है, किसकी तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में। क्लियर हो गई इतनी बातें। पूर्वी घाट के मैदान में विद्यमान कौन है भैया, हमारा छत्तीसगढ़ है। पूर्वी घाट में भैया आपको क्या दिखेगा, नदियों द्वारा विस्तृत मैदान है, नदियों की भूमि है, नदियों की घाटी, जिसके से बादल वहां बिना रुके टुके कहाँ पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाते हैं। क्लियर इतनी बातें। और जब यहाँ तक पहुंच जा रहे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सर हमारा निकलता है महानदी करके, अलग कलर लिखाते हैं। चलो सर, ये निकला हमारे यहाँ से महानदी, ठीक है, दिख तो रहा नहीं, फिर देख लो, ये रहा महानदी। क्यों सर, जितना देखो दिखा देंगे अभी, ये महानदी है ना। तो महानदी भी बहुत बड़ी अपने आसपास घाटी बना लेती है पूरा करके। तो हमारे यहाँ बताइए, जब भी हमारे यहाँ मानसून का आगमन होगा तो सर्वाधिक मानसून किस घाटी से होकर प्रवेश करेगा, बंगाल की खाड़ी की कौन सी नदी घाटी से, महानदी घाटी से। किस नदी घाटी से। तो ऐसे हर तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस नदी घाटी से ज्यादा जलवायु का आगमन होता है, उसी ओर से क्यों होता है, ये सारे कारण पता चल गए। तो इस सब चीजों को ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछे सबके पीछे कारण आपको बता दिया हूं मैं एक साथ, कि भैया हम पश्चिमी घाट की तुलना में क्या है, हमारा ढलान मंद है, उसकी तुलना में हमारे यहाँ मैदान ज्यादा है, उच्चावच कम है, पूर्वी घाट टूटी फूटी अवस्था में है, मानसून का आसानी से आगमन हो जाता है। किस नदी घाटी से आसानी से प्रवेश करते हैं, महानदी घाटी से आसानी से प्रवेश करते हैं। सबसे पहले किससे दिख रहा है आपको भी, ऊपर में इधर दिख रहा है, जसपुर में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ज्यादा वर्षा प्राप्ति होगी तो क्या होगा, तापमान निम्न होगा, औसत तापमान। समझ में आ गया सब कॉन्सेप्ट ना,
बस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको पूरा वर्षा दिख रहा है। अब भैया इधर का स्थिति को समझ लीजिए। इस तरह यहाँ से जो मानसून गया वो तो सीधा यहाँ देखिए आया, यहाँ से घुस नहीं पा रहा है यहाँ से, इसलिए सीधा ऐसे इसके पैरेलली मुड़ जाएगा। क्लियर हो गई बातें? देखिए मुड़ रहे हैं ना, टकराते जा कहाँ जगह मिले तो यहाँ से भैया नर्मदा नदी निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती है? तो नर्मदा निकलती, तो नर्मदा नदी की घाटी से होते हुए आता है और हमारे यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति करवाता है। क्लियर इतनी बातें? ठीक हो गया? तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणी है, फिर आपकी नर्मदा नदी, फिर यहाँ कौन आपका सतपुड़ा, तो इन दोनों विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा नदी घाटी से होते हुए कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में आकर के वर्षा करवाता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? हाँ, मगर क्योंकि जब यहाँ ये पूरी पहाड़ियों से होते हुए आ रहा है तो पानी अधिकांश गिरा देगा, अधिकांश पानी गिरा देगा ना, क्योंकि इधर पहाड़ियों से होते हुए आ रहा है। और पानी जब इधर गिरा देगा तो हमारे पास ज़्यादा पानी लेके आ पाएगा क्या अरब सागर? नहीं, क्योंकि भैया यहाँ जो पश्चिमी घाट है ये एक दीवार की तरह कार्य कर रहा है, फिर जो बादल इससे टकराते हुए आ रहे हैं वो अपने में अधिकांश वर्षा इसी ओर करवा दे रहे हैं, पश्चिमी घाट में अपनी वर्षा करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पानी की मात्रा भी कम है, वही रुकावट भी ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, सब चीज़ तरीके से। इसलिए हमारे अरब सागर से कितनी प्राप्ति होती है वर्षा की? 10%, और बंगाल खाड़ी से 90%। समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया ना बात? रटना नहीं है। दूसरा बात पे आ जाते हैं अब। चलो तो बताइए इधर से भी कौन सी नदी घाटी से आएगा हमारे यहाँ? और इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए सर पश्चिमी घाट है और सर ये वर्षा पूरा टकरा रहा है, अच्छे खासा इस अमाउंट में टकरा रहा है, तो बताइए पूरे भारत में सबसे हरा भरा क्षेत्र, प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र कौन सा होगा? पश्चिमी घाट। कौन होगा? इसलिए भी हॉट स्पॉट एरिया में आता है पश्चिमी घाट। समझ आएगा? उसमें सबसे टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, सबसे जैव विविधता कहाँ होगी? जैव विविधता का मतलब होता है विविधता मतलब विभिन्नताएं, अलग अलग वैरायटी ऑफ किसका? जैव। जैव मतलब जीव, जीव मतलब बोलते हो पेड़ पौधे जीव जंतु सब समाहित होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जीव जंतु की ज्यादा वैरायटी कहाँ मिलेगी? पश्चिमी घाट। कहाँ मिलेगी? पश्चिमी घाट में। ज्यादा वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट में। ज्यादा वैरायटी ऑफ जीव जंतु कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट में। ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगी? पश्चिमी घाट में। ज्यादा बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन होगा? पश्चिमी घाट होगा। अधिकांश वर्षा कहाँ प्राप्ति होगी? पश्चिमी घाट में। जहाँ के जंगल घने कहाँ के होंगे? पश्चिमी घाट के जंगल घने होंगे। क्लियर होगी इतनी बातें? इसीलिए भैया यहाँ फेमस है हर एक चीज। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट से जुड़ के सब चीज हो जाएगा, पानी गिरने से क्या क्या होता है सब यही समाहित हो जाएगा। ज्यादा भैया यहाँ पे पहाड़ी है तो ज्यादा ऊंचे ऊंचे झरने कहाँ होंगे? पश्चिमी घाट में। पूरे भारत का इतिहास, पूरे भारत में सबसे ऊंचे ऊंचे झरने कहाँ होंगे? पश्चिमी घाट में। समझ आ गई बातें? चलिए आगे समझ आ गया कि क्यों अरब सागर शाखा से 10% वर्षा होती है, ये समझ आ गया ना बात, और क्यों बंगाल खाड़ी से 90% होती है, समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो लाइन पढ़ाने में टाइम थोड़ी लगता है। आओ अब पढ़ते जाओ, सब वही वही चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा का हम लोग क्या देख ले रहे हैं? वितरण देख लेते हैं। तो वितरण में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मध्यम वर्षा कहाँ होती है, अधिक वर्षा कहाँ होती है और अधिकतम वर्षा कहाँ होती है। इसको 4 अलग अलग पैमाने में बांटते हो, पैमाना आपको याद होना चाहिए। 130 सेंटीमीटर से कम, 130 से 140, 140 से 150, 150 से अधिक। तो कितने कैटेगरी में बांटा जाता है वर्षा के वितरण के आधार पर? कितने कैटेगरी? कितने कैटेगरी? पहला कौन सा भैया? फिर आपका सबसे पहला भैया रेंज क्या है? 130 से कम। दूसरा क्या? 130 से 140। अगला क्या है? 140 से 150। और लास्ट क्या है आपके? 150 से अधिक। और क्या है लास्ट में? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट भी याद रखना है। इतने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब उस क्षेत्र को ध्यान रख करके देख लीजिएगा कि किस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आता है, किस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आता है, किस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आता है, ये बात को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक हो गई बातें? आइए देखते हैं अब। चलिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया हूं उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा क्यों है स्थिति। देखिए न्यूनतम वर्षा 130 सेंटीमीटर से कम प्राप्त हो रही है उत्तर पूर्वी बघेलखंड में। कहाँ प्राप्त हो रही है? उत्तर पूर्वी बघेलखंड में। मतलब रामानुजगंज, वाड्रफनगर, देवगढ़ की पहाड़ी, इन सब में मैकल श्रेणी, वृष्टि छाया क्षेत्र, कवर्धा और पश्चिमी राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खतान, गंडई, लोरमी पठार, मध्यवर्ती बैठे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या भैया मध्यवर्तीय महानदी बेसिन, इस भाग में शिवनाथ पार का मैदान, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र, महानदी दोआब क्षेत्र, हसदेव अरपा की निचली घाटियां आदि। सुनो इतनी बातें? ठीक है, तो इसका मतलब देख रहे हैं कि ये सब कौन सा क्षेत्र है? तो ये जो निचला क्षेत्र है भैया, तो मध्यवर्ती वाला हिस्सा कौन सा हमारा? मैदानी हिस्सा है पूरा, है ना। तो मैदान में तो कम वर्षा होना ही होना है।
दोस्तों ऊपर में सर पहाड़ी एरिया फिर भी क्यों कम प्राप्त हो रही है? क्योंकि जो आपके बंगाल खाड़ी से 90% आ रही है, तो जसपुर उसपुर तरफ पूरा गिरा दिया अपना पानी, तो बुंदेलखंड तक जाएगी तो पानी बचेगा क्या? नहीं, तो इसलिए वहाँ कम वर्षा होगी कि नहीं होगी? यस, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आइए, ये खत्म हो गया। आइए अब आते हैं मध्यम वर्षाल रेंज में। मध्यम वर्षाल देखिए कहाँ पे हो रहा है, तो उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी सरगुजा, पश्चिमी रायगढ़, दक्षिणी महासमुंद, गरियाबंद, मोहला, मानपुरा, मागड़ चौकी, दक्षिणी धमतरी, दक्षिण हसदेव का पूर्वी भाग, दक्षिणी अखाटिया, उत्तर कांकेर। क्या आप देख रहे हैं कि लगभग उत्तर पूर्वी पूरा क्षेत्र दिखा रहा है आपको, जसपुर के बाद वाला क्षेत्र दिखा रहा है भाई। जसपुर से पहले का बुंदेलखंड का हिस्सा निम्न में आ गया। अब जसपुर और उसके बीच का हिस्सा जितना है, सरगुजा उर्गुजा वाला, रायगढ़ वाला हिस्सा, किसमें आ गया? मध्यम में आ गया। समझ में आ गया बात ना? देखिए पूरे उसमें आ गया ना, कोरिया ओरिया, सरगुजा, रायगढ़ वगैरह आ गया कि नहीं आ गया? मध्यम रेंज में आ गया। उसके बाद देखिए अधिक वर्षा वाले में कौन आ रहा है, तो पश्चिमी जसपुर क्षेत्र कौन आ रहा है? जसपुर क्षेत्र, हसदेव नदी घाटी, उत्तरी दंडकारण्य क्षेत्र और रायपुर। ठीक हो गई बातें। और लास्ट में सर्वाधिक अधिकतम वर्षा वाले में कौन आ रही है, तो देवगढ़ पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, जसपुर पाट, ऊपरी ईब आ गया। जसपुर पाट आ गया कि नहीं आ गया? ऊपरी ईब आ गया कि नहीं आ गया? चंवर ढाल आ गया कि नहीं आ गया? उत्तर रायगढ़ आ गया कि नहीं आ गया? जो पूर्व तरफ झुका हुआ है देखिए सब वही आ रहे हैं नाम अब। हाँ भैया आपका दंडकारण्य बुजमड़ आ गया कि नहीं आ गया? यस, तो सबके दंतेवाड़ा बीजापुर सब आ गए कि नहीं आ गए? यस, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों इस तरीके से वितरण है, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा। आज ये चारों नाम को भैया दिमाग में बैठाने का और उसका फिर सोचने का कि ऐसे ही वर्षा यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि आप पूरा प्राकृतिक विभाजन बता दिया हूँ। सबसे पहले जब आपका छत्तीसगढ़ ऐसा होगा ऐसा, और जब वर्षा यहाँ से आएगी भैया आगमन करेगी, तो आप खुद समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे गिरा देगी नहीं गिरा देगी। फिर यहाँ बीच में ये वाला हिस्से में तो पूरा मैदान है, तो यहाँ तो उतना वर्षा होगा नहीं। यहाँ पे जसपुर वाले में सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, या दंडकारण्य बस्तर वाले में सबसे ज़्यादा वर्षा हो। देखिए दंडकारण्य वाले में और जसपुर वाले पार्ट वाले ईब नदी वाले क्षेत्र में, ईब नदी वाले क्षेत्र में, और कहाँ आपके दंडकारण्य वाले क्षेत्र में हो रही है वर्षा। सुनवा की इतनी बात ना। चलिए उसके बाद जो वर्षा हल्की वर्षा होगी वो मध्यम कहाँ चल जाएगी आपकी, इस बीच वाले रेंज में। कहाँ पे? इस बीच वाले रेंज में। क्लियर हो गई बातें? इस बीच वाले रेंज में, अलग क्लास ले लेते हैं इसको, इस बीच वाले रेंज में हो जाएगी। उसके बाद बादल आगे बढ़े तो कहाँ करें, यहाँ पे सबसे कम वर्षा। कहाँ कर देगा अगली कम वर्षा? यहाँ भी एकदम न्यूनतम वर्षा बचेगी, बुंदेलखंड का पठार। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए पूरा वैसे वितरण है कि नहीं है? हाँ, तो अब हर एक चीज़ को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इसमें से ये नाम क्या, कुछ भी नाम देकर आप समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, जा सकते हैं आप। चलिए तो रुकेंगे अब ना, योगा वाले मैडम आ रहे हैं। आप लोग एग्जाम के टाइम पे क्या किया, योगा सुबह अटेंड किए थे क्या आप? हाँ, तो योगा वाले आ रहे हैं मैडम लोग करके 5:30 तक भैया आपको समझाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, तो उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद क्लासेस लगेंगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो धन्यवाद।